आसुमर सिलमलानी हरपलानी उर्फ आसाराम बापू, जिसके पैरों पर बड़े से बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री गिरा करते थे। घर घर भगवान के साथ साथ आसाराम बापू की तस्वीरें होती थीं। लाखों की संख्या में भावुक और भक्ति में जनता बापू के गीतों पर नाचती थी। लेकिन जून अगस्त 2013 में एक 16 साल की लड़की के पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं कि आसाराम बापू ने उनकी बेटी के साथ रेप किया है। करीब 5 साल तक चली जांच और अदालती सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 के दिन जोधपुर की अदालत अपना फैसला सुनाती है कि आसाराम बापू एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के दोषी करार दिए जाते हैं। अदालत ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आखिर क्या है आसाराम बापू के केस की पूरी कहानी? क्या यह एक अकेली लड़की थी जिसका आसाराम ने यौन शोषण किया? आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले लोगों की हत्याएं कैसे हुई हैं? पुलिस के जांच अधिकारियों को किस प्रकार धमकियां मिलती हैं? आखिर कैसे देश के सबसे बड़े बाबा की खुली पोल? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम चीजों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, दरअसल 19 अगस्त 2013 की रात दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में रात करीब 11:55 पर एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इस एफआईआर में एक नाबालिग लड़की के माता पिता द्वारा आरोप लगाया जाता है कि 4 दिन पहले यानी कि 15 अगस्त के दिन आसाराम बापू ने जोधपुर के मड़ई गांव में मौजूद एक कुटिया में उनकी लड़की के साथ यौन शोषण किया है। रात करीब 1 बजे लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी एलएनजेपी हॉस्पिटल में पीड़िता का मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है और नाबालिग बच्ची के बयान भी दर्ज करवा लिए जाते हैं। अगले दिन सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी जोधपुर वेस्ट के डीसीपी अजय लाम्हा को कॉल करते हैं और इस एफआईआर के बारे में सूचित करते हैं। क्योंकि घटना का स्थल जोधपुर में आता है, इसलिए आगे जांच का काम भी जोधपुर पुलिस को करना था। क्योंकि रेप की कथित घटना को पहले ही 5 दिन बीत चुके थे, इसलिए डीसीपी अजय लाम्हा ने सूरसागर थाने के एसएचओ मदन बेनीवाल को आदेश दिया कि वे तुरंत जाकर मड़ई कुटिया को सील कर दें ताकि मौजूद सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो। कहने को इस आश्रम का नाम मड़ई कुटिया था, लेकिन देखने में वह किसी आलीशान बंगले से कम नहीं थी। पास के मड़ई गांव से कुछ दूरी पर मौजूद खेतों में स्थित इस मड़ई कुटिया को पुलिस के द्वारा सील कर दिया जाता है। अगले दिन दिल्ली पुलिस की एक टीम पीड़ित लड़की और उसके पेरेंट्स यानी कि माता पिता को लेकर जोधपुर पहुंच जाती है, जहां से पीड़िता को सीधे डीसीपी अजय लाम्हा के कार्यालय ले जाया जाता है। डीसीपी अजय लाम्हा के आदेश के बाद जोधपुर के महिला पुलिस थाने में एक फ्रेश एफआईआर यानी कि न्यू एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। डीसीपी अजय लाम्हा ने एसीपी चंचल मिश्रा को इस केस का जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। साथ ही एसएचओ मुक्ता पारिक को भी एसीपी चंचल की एडवाइजर के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है। चूंकि हम यहां पर पीड़िता का नाम नहीं बता सकते, इसलिए हम यहां पर पीड़िता का काल्पनिक नाम माधुरी मान लेते हैं। जब माधुरी से अजय लाम्हा ने अपने साथ हुई घटना को सुनाने के लिए कहा तो वह यानी कि माधुरी झिझकने लगती है। इसलिए एसएचओ मुक्ता पारिक से कहा गया कि वे अलग कमरे में ले जाकर माधुरी से सुन ले कि आखिर उनके साथ क्या क्या हुआ है। आसाराम पर लिखी अपनी किताब में एसीपी अजय लाम्हा लिखते हैं कि जब मुक्ता पारिक कमरे से बाहर आई तो उनकी आंखों में आंसू थे और वह शब्द भी कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ देर बाद एसएचओ मुक्ता पारिक ने कहा, रेप तो हुआ है सर। इसके बाद जो कहानी मुक्ता पारिक ने कही वह कहानी देश के सबसे बड़े बाबा की असलियत को आगे लाकर खड़ा कर दिया। एसएचओ मुक्ता पारिक के अनुसार माधुरी ने कहा कि मैं शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से हूं। मेरे पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, करीब 11 ट्रक हैं। सालों से हमारा पूरा परिवार आसाराम बापू का भक्त रहा है। मुझे और मेरे भाई को बापू के गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था, जहां हम आश्रम के हॉस्टल में रहते थे। यहां यह बताना जरूरी है कि यह आश्रम और हॉस्टल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मौजूद है। आगे की कहानी पीड़िता के बयान पर ही आधारित है। 2 और 3 अगस्त 2013 के दिन माधुरी की तबीयत खराब होने लगती है। माधुरी की तबीयत खराब होते देख साथ की लड़कियां हॉस्टल वार्डन शिल्पी मैम को सूचित कर देती हैं। शिल्पी मैम माधुरी को देखने के लिए आती है और रेस्ट करने के लिए कहती है। अगले दिन भी माधुरी की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन माधुरी को किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया जाता। 2 दिन बाद माधुरी को आश्रम के डायरेक्टर प्रकाश के पास ले जाया जाता है। माधुरी के
के अनुसार डायरेक्टर प्रकाश के ऑफिस में एक और लड़की मिलती है जो माधुरी से कहती है कि उस पर भूतों का साया है। जब डायरेक्टर ने मुझे देखा, यानी कि माधुरी ने कहा कि जब डायरेक्टर ने मुझे देखा तो कहा कि मैं भी भूत प्रेत के साए में हूं, इसलिए मुझे भूत के साए को भगाने के लिए मुझे मंत्र जपने चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन अगले दिन माधुरी के पेट में फिर से तेज दर्द उठता है, लेकिन अब भी डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय माधुरी को बीमारी में ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए कहा जाता है। अगले दिन हॉस्टल वार्डन शिल्पी माधुरी के कमरे में आती है और कहती है कि तुम पर भूत प्रेत का साया है, इसलिए इसकी सूचना बापूजी यानी कि आसाराम बापू को दे दी गई है और अपने भाई से कह दो कि वे पेरेंट्स यानी कि माता पिता को सूचित कर दे। माधुरी की तबीयत के बारे में सुनने के बाद 8 अगस्त के दिन माधुरी के पेरेंट्स यानी कि माता पिता माधुरी से मिलने के लिए आश्रम पहुंच जाते हैं, लेकिन माधुरी के पेरेंट्स को माधुरी से मिलने नहीं दिया जाता। अगले दिन वार्डन शिल्पी की मौजूदगी में ही पेरेंट्स को माधुरी से मिलने दिया जाता है। शिल्पी ने माधुरी के पेरेंट्स यानी कि माता पिता को कहा कि माधुरी पर भूतों प्रेतों का साया है, जिसकी सूचना बापूजी को दे दी गई है, इसलिए वे जहां भी हों उनसे जाकर मिल लें। माधुरी के पिता आसाराम के अटेंडेंस शिवा से पहले से ही परिचित थे। शिवा से फोन पर बातचीत के बाद 12 अगस्त के दिन माधुरी के पिता और माता माधुरी को लेकर आसाराम से मिलने दिल्ली पहुंच जाते हैं, लेकिन दिल्ली आने के बाद माधुरी के माता पिता से कहा जाता है कि बापू यानी कि आसाराम तो जोधपुर पहुंच चुके हैं। इस तरह तीनों लोग 14 अगस्त के दिन दिल्ली से जोधपुर पहुंच जाते हैं, जहां से आसाराम के सहयोगी सेवा द्वारा उन्हें मड़ई कुटिया बुला लिया जाता है, जहां आसाराम करीब 50 से 100 भक्तों के साथ सत्संग कर रहे थे। सत्संग खत्म होने के बाद आसाराम ने माधुरी और उनके परिवार को मिलने के लिए बुलाया। माधुरी को देखते ही आसाराम ने कहा कि हरिओम हरिओम, कहां से आए हो? जिस पर माधुरी के पिता ने बापू से कहा हमें आपसे मिलने के लिए कहा गया है। इस पर आसाराम ने कहा कि अच्छा तो तुम ही हो वो लड़की जिस पर भूत प्रेतों ने साया कर रखा है। ठीक है, आइए आपके इस राक्षस को भी देखते हैं, उससे भी छुटकारा पाएं। इसके बाद आसाराम अपनी कुर्सी से उठे और तांबे के एक बर्तन से अपनी हथेली में थोड़ा पानी लिया और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद माधुरी के चेहरे पर छिड़क दिया और अपना माधुरी के सर पर हाथ रख दिया। इसके बाद आसाराम ने माधुरी के परिवार को कहा कि जाइए विष्णु के कमरे में आराम कर लीजिए। इसके बाद रात करीब 10 बजे आसाराम ने माधुरी को दोबारा उसी गार्डन में मिलने के लिए बुलाया। माधुरी के अनुसार आसाराम ने उनसे कहा कि यहीं रुको और 11 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान करो। जहां तक तुम्हारे माता पिता यानी कि पेरेंट्स की बात है तो वे घर जा सकते हैं। जब तुम्हारा इलाज हो जाएगा तो इसके बाद तो तुम गुरुकुल भेज दिया जाएगा। आगे माधुरी बताती है कि इसके बाद हम विष्णु देवड़ा के घर फर्स्ट फ्लोर पर चले जाते हैं। अगले दिन फिर बापूजी सत्संग के लिए थोड़ी लेट से आए। हम अन्य श्रद्धालुओं के साथ आने वाले ही थे, लेकिन एक बार फिर से बापू ने हमें बुलाया कि इस वक्त करीब 10 बज रहे थे। जब हम कुटिया पहुंचे तो वे गार्डन में हमें मिले, जहां कुर्सी पर बैठकर वे हमें बताने लगे कि अनुष्ठान कैसे होगा। कुछ देर के बाद उन्होंने मेरे माता पिता यानी कि मेरे पेरेंट्स को आश्रम के मेन गेट पर जाने के लिए कहा, जो कुटिया के करीब 500 गज की दूरी पर था, और मंत्रोच्चारण करने के लिए मुझे कहा। इसके बाद आसाराम ने अपने रसोइया से तीनों के लिए दूध लाने के लिए भी कहा। दूध देने के बाद उसी रसोइया ने माधुरी से कहा कि वह आसाराम के कमरे के पीछे की साइड की सीढ़ियों पर बैठ जाए। इसके बाद माधुरी के माता पिता दोनों वहां से कुछ दूरी पर चले जाते हैं। माता गार्डन में चली जाती हैं और पिता मेन गेट पर चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद आसाराम ने अपने कमरे का पिछला दरवाजा खोल लिया और माधुरी को अंदर आने के लिए कहा। इस पर माधुरी को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन वह करोड़ों अन्य श्रद्धालुओं की तरह आसाराम को अपना भगवान मानती थी। आसाराम अपने बेड पर लेटा हुआ था, वहीं उसने माधुरी को बैठने के लिए कहा और उसकी बाहों को सहलाने लगा। इसके बाद आसाराम नाबालिग लड़की के माथे पर चूमने लगता है और अपने कपड़े उतारने लगा। माधुरी के अनुसार उसे डर था कि अगर वह कुछ एक्शन लेती है तो ऐसा ना हो कि कहीं उनके माँ बाप उसे गुरु की आज्ञा ना मानने के लिए फटकार लगाएं। दूसरा, अभी भी माधुरी को यह विश्वास था कि आसाराम उनका गुरु है, भगवान है और बुजुर्ग भी है। कुछ भी बात ना मानने का मतलब था कि गुरु
कहीं गुरु नाराज ना हो जाएं। इसके अलावा माधुरी के मन में यह भी आया कि शायद भूत प्रेतों को उतारने के लिए यह कोई पूजा होगी जिसमें यह आता हो, शायद ऐसा कोई अनुष्ठान हो जिसे आसाराम करना चाहता हो। इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना ना माधुरी ने की थी और ना ही उसके माता पिता ने की थी, जिन्हें लग रहा था कि अंदर अनुष्ठान हो रहा है और बाहर वे मंत्रों का जाप कर रहे थे। लेकिन जो कमरे में आसाराम के द्वारा उनकी नाबालिग बेटी के साथ किया जा रहा था वह इतना घिनौना था कि उसे एक्सप्लेन करना भी शर्मनाक है। जिसने सोचा था कि एक आदमी जिसकी इमेज एक महान आत्मा, महान साधु और महान भगवान की थी, वह एक नाबालिग लड़की के शरीर को नोच रहा था। भारत में अनेकों महान ऋषि मुनि पैदा हुए, वैसे तपस्वियों के बीच में ऐसे नकली साधु भी हुए जो देश के लोगों को अलग अलग तरीकों से ठग रहे हैं। जिस तरह आसाराम बापू ने अपने कथित चमत्कार दिखाकर कुछ खुद को भगवान की तरह स्थापित किया, उसी तरह अभी फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग भगवान बालाजी के नाम की आड़ में लाखों लोगों को आज भी ठग रहा है। जिस तरह आसाराम बापू के यहाँ नेताओं का मजमा लगता था, उसी तरह 90 के दशक में चंद्र स्वामी के सामने मुख्यमंत्री और मंत्री ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री तक सर झुकाने के लिए आते थे। करीब 1.5 घंटे तक आसाराम ने माधुरी का यौन शोषण किया। एसएचओ मुक्ता पारिक के अनुसार उन्हें पीड़ित माधुरी ने बताया कि इसके बाद बापू ने अपने कपड़े पहन लिए और बड़ी ही बेचैनी के साथ यह देखने लगा कि वह अपने कपड़े पहनकर जल्दी से उनके कमरे से चली जाए। जाने से पहले आसाराम ने माधुरी से कहा कि बाहर अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारे भाई और तुम्हारे माता पिता की हत्या करवा दूंगा, यानी कि तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे भाई यानी कि पूरे परिवार को जान से मरवा दूंगा। डरती सहमति से माधुरी आसाराम के कमरे से निकलकर माधुरी अपने कमरे से बाहर निकली। माधुरी को गार्डन में अपनी मां दिखती है जो अभी भी मंत्र उच्चारण कर रही थी। माधुरी के अनुसार जब उसकी मां ने पूछा कि अनुष्ठान कैसा रहा तो वह अपनी मां को कुछ भी नहीं बोल सकी। वह बस मेन गेट की तरफ से बाहर निकलकर विष्णु के घर फर्स्ट फ्लोर पर चली जाती है जहां वे ठहरे हुए थे। अगली सुबह ही माधुरी और उसका पूरा परिवार सहजापुर के लिए निकल जाता है। वहीं माधुरी के पेरेंट्स यानी कि माता पिता को लगता है कि अभी भी माधुरी पर भूत प्रेतों का आत्मा का साया है, जिस कारण वह भी गुमसुम है। इसलिए बार बार प्रश्न करके उन्होंने भी माधुरी को परेशान करना नहीं चाहा। लेकिन माधुरी को यह बात खाई जा रही थी कि वह अपने माता पिता को यह कैसे बताए जिसे वे भगवान मानते हैं। उसने ही उनकी बेटी को अपने नियंत्रण में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। घर जाकर माधुरी ने खाना नहीं खाया और कमरे में जाकर लेट जाती है। अंत में उसने डिसाइड किया कि आसाराम ने इलाज के नाम पर उसके साथ जो हुआ है वह सब अपनी माता यानी कि अपनी माँ को बता देंगी। जब माधुरी की माँ कमरे में आई और अपनी बच्ची के बालों को सहलाने लगी और पुचकारने लगी तो माधुरी का सब्र टूट जाता है और माधुरी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आसाराम बापू भगवान नहीं है जैसे आप सोचती हैं। इसके बाद माधुरी ने रोते हुए अपनी माँ को पूरी कहानी बता देती है। वहीं रोती हुई माधुरी की माँ ने भी अपनी बच्ची के गले लगा लिया और दोनों माँ बेटी रोने लगती है। जब माधुरी के पिता को आसाराम की सच्चाई का पता चलता है और यह पता चलता है कि उनकी बच्ची के साथ क्या क्या हुआ है तो वे एकदम टूट जाते हैं। उनके वर्षों का भरोसा टूट जाता है। उन्हें चीटेड फील होता है। जिस आसाराम के लिए उन्होंने लोन लेकर सहजापुर में एक छोटा सा आश्रम बनवाया था, उस आसाराम ने ही उनकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी की है। आसाराम के धोखे के बाद माधुरी के पिता ने यह तय किया कि वे दिल्ली जाकर एक बार फिर से आश्रम में आसाराम बापू से मिलेंगे और पूछेंगे कि आखिर उनसे यानी आसाराम ने उनकी बेटी और उनको धोखा क्यों दिया। अगले दिन 19 अगस्त के दिन माधुरी और उनके माता पिता दिल्ली पहुंच जाते हैं जहां आसाराम का प्रवचन होना था। लेकिन आसाराम के लोगों ने माधुरी के माता पिता को आसाराम से मिलने नहीं दिया। आगे जांच में यह प्रूव भी होता है कि यह खुद आसाराम ने ही अपने सेवकों को बोला था कि वह माधुरी और उनके माता पिता को आसाराम से दूर रखें। जब माता पिता से मिलने के लिए प्रयास खत्म हो जाते हैं तो माधुरी के पिता ने यह तय किया कि अब वे एफआईआर दर्ज करवाएंगे। माधुरी के पिता माधुरी को लेकर नजदीकी कमला मार्केट पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं।
जब पुलिस को पता चलता है कि इस दरिंदगी का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि आसाराम बापू पर है तो वे चौंक जाते हैं। उन दिनों दिल्ली में निर्भया मामले के बाद से काफी सख्ती थी। निर्भया मामले में पूरा देश सड़क पर उतर आया था, खासकर दिल्ली में बड़े आंदोलन हुए थे। इसलिए दिल्ली पुलिस दुष्कर्म के मामले को लेकर संवेदनशील थी। इसलिए बड़ी आसानी से ही दिल्ली पुलिस आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कर लेती है। इसके तुरंत बाद रात में ही करीब 1 बजे ही पुलिस द्वारा पीड़िता को यानी कि माधुरी को LNJP हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसका मेडिकल हुआ। दिल्ली पुलिस ने माधुरी के पेरेंट्स को सुबह तक स्टेशन में ही रुकने के लिए कहा ताकि अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान दर्ज करवा लिए जाएं। इसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम माधुरी को जोधपुर ले जाती है, जहां यह घटना हुई थी। आसाराम समर्थकों के द्वारा जांच को गुमराह करने के लिए यह सवाल अक्सर उठाया जाता है कि आखिर पीड़िता को FIR दर्ज करवाने में 5 दिन कैसे लग गए और जोधपुर की घटना की FIR दिल्ली में क्यों की गई। इन दोनों सवालों का जवाब ऊपर की कहानी में आपको मिल जाएगा। SHO मुक्ता पारिक द्वारा बताई गई पीड़िता की कहानी के बाद जोधपुर महिला थाने ने पॉक्सो एक्ट के तहत आसाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कानून के अनुसार अगर 18 साल से नीचे की उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म यानी कि रेप या फिर बलात्कार या फिर किसी प्रकार का दुष्कर्म किया जाता है तो वह पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होता है। पॉक्सो एक्ट 2012 में हुए संशोधन के बाद रेप की परिभाषा को व्यापक कर दिया गया, यानी रेप केवल तभी नहीं माना जाता जब आरोपी ने पेनिट्रेशन किया हो, यानी जरूरी नहीं कि आरोपी द्वारा भेदन या विशेष अंगों का प्रवेश किया गया हो, बल्कि अगर जबरदस्ती या बिना सहमति के डिजिटल सेक्स या ओरल सेक्स भी किया गया हो तो वह भी रेप की कैटेगरी में आता है। आसाराम के मामले में पेनिट्रेशन नहीं था बल्कि डिजिटल रेप और ओरल सेक्स के कारण आसाराम पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। क्योंकि आगे इस केस में यह टेक्निकल चीजें डिस्कस हुई हैं, इस पर बहस हुई है, इसलिए इनकी परिभाषा जान लेना जरूरी है। डिजिटल रेप उसे कहा जाता है जब कोई अपराधी किसी बच्ची, लड़की या फिर महिला के प्राइवेट पार्ट्स का उंगलियों या फिर फिंगर्स या अंगूठे से शोषण करता है। अंग्रेजी शब्दों को उसके मुताबिक उंगली, अंगूठा, पैर की उंगलियां, इन शरीर के अंगों को डिजिट से संबोधित किया जाता है, यानी कि इन्हें डिजिट कहा जाता है। इसलिए इनके जरिए किए गए यौन शोषण को डिजिटल रेप कहा जाता है। पॉक्सो एक्ट में डिजिटल रेप भी रेप है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आरोपी पेनिट्रेशन कर पाया या फिर वो पेनिट्रेशन करने में असफल रहा। भारत के कानून के अनुसार डिजिटल रेप के मामले में आरोपी को कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है। कुछ मामलों में यदि वह संगीन है तो वह यह सजा 10 साल की भी हो सकती है। और अगर डिजिटल रेप के साथ साथ अन्य धाराएं भी लगी हुई हैं तो ऐसे मामले में आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। आसाराम को इसलिए अधिकतम सजा यानी कि आजीवन कारावास की सजा मिली क्योंकि उन पर डिजिटल रेप और ओरल सेक्स के अलावा लड़की को नियंत्रण करने में, हत्या की धमकी देने में, साथ ही एक कंस्पिरेशन रचने में जो सेक्शन होते हैं उनमें भी अपराध पूर्व हुआ है। यह तो प्रथम दृष्टया ही पता चल रहा था कि पीड़िता के साथ आसाराम ने दुष्कर्म तो किया है, लेकिन अदालत में इसे साबित करने के लिए सबूत चाहिए थे। इसलिए आसाराम केस की जांच के लिए जोधपुर वेस्ट के DCP अजय लामा ने सबसे पहले एक कोर टीम बनाई। इस कोर में 4 मेंबर थे, ACP चंचल मिश्रा, एडिशनल ACP सतीश चंद्र जहांगीर और सब इंस्पेक्टर मुक्ता पारिक और सब इंस्पेक्टर मदन बेनीवाल। ACP चंचल मिश्रा को अब आसाराम मामले में ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया। वहीं चंचल मिश्रा अभी नई सर्विस में आई थी, इसलिए उनकी सहायता के लिए सब इंस्पेक्टर मुक्ता पारिक, जो कि जोधपुर महिला थाने की SHO भी थी, उन्हें एडवाइजर नियुक्त कर दिया जाता है। आसाराम के खिलाफ एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले की खबर तेजी से सनसनी की तरह पूरे देश में फैल जाती है। इसलिए सबसे पहले आसाराम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर यानी कि LOC जारी कर दिया गया ताकि आसाराम देश छोड़कर बाहर विदेश में ना भाग पाए। अब बारी थी आसाराम को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन यह काम हल्के हाथों में नहीं किया जा सकता था। एक तो इस मामले पर पूरी मीडिया की नजर थी, इसलिए जोधपुर पुलिस नहीं चाहती थी कि मीडिया में पुलिस की यह छवि बने कि पुलिस एक निर्दोष बाबा को परेशान कर रही है। दूसरा, आसाराम की गिरफ्तारी का मतलब यह था कि पूरा देश में तहलका मच जाना। इसमें भी आसाराम के लाखों भक्तों के बीच आसाराम को अरेस्ट करना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। इसका परिणाम यह एक बड़ी हिंसा भी हो सकती थी। इसके साथ ही जोधपुर पुलिस को ऐसे एविडेंस भी इकट्ठा करने थे जिससे आसाराम की गिरफ्तारी को जायज और जरूरी ठहराया जा सके, अन्यथा आसाराम बापू को आसानी से कोर्ट से जमानत
मिल जाती और पीड़िता आधा केस वहीं हार जाती। इसलिए जोधपुर पुलिस को काफी सावधानी बरतनी थी। सबसे पहले एसएचओ मुक्ता पारिक और उनके पति सब इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश को आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम भेज दिया जाता है, जहां माधुरी और उसके भाई गुरुकुल में पढ़ा करते थे। एसएचओ मुक्ता पारिक और सब इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश दोनों पति पत्नी एकदम सादा कपड़ों में छिंदवाड़ा आश्रम गए, ताकि वे पूरी तरह भक्तों जैसे लगे और उनको पहचाना ना जा सके कि वे भक्त नहीं बल्कि पुलिस हैं। मुक्ता पारिक और सत्य प्रकाश का काम माधुरी के हॉस्टल जाकर यह देखना था कि कहीं यह एक कंस्पिरेशन तो नहीं थी कि आखिर हॉस्टल वार्डन शिल्पी माधुरी को डॉक्टर को दिखाने के बजाय आसाराम के पास क्यों भेजना चाहती थी। कहीं ये चाल अन्य लड़कियों के साथ भी तो नहीं रची गई। क्या माधुरी अकेले लड़की थी या उसके जैसे अन्य लड़कियां भी थीं जिन्हें आसाराम के पास भेजा जाता था। एक दिन आश्रम में रहने के बाद मुक्ता पारिक और सत्य प्रकाश को पता चला कि अन्य कई लड़कियां भी थीं जो बीच में पढ़ाई छोड़कर ही गुरुकुल छोड़कर चली जाती हैं। कई तो पेपरों की तैयारी और फाइनल ईयर में भी पढ़ाई छोड़कर चली गई थी। जब एसएचओ मुक्ता पारिक ने उन लड़कियों के संबंधित पुलिस थानों में फोन करके लड़कियों के बारे में पूछना चाहा तो उन्हें पता चला कि लड़कियों के पेरेंट्स यानी कि उनके माता पिता कोई भी बात ही नहीं करना चाहते हैं। सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह के नेतृत्व में एक टीम इंदौर भेजी जाती है, जहां के आश्रम में आसाराम रह रहे थे। भंवर सिंह को भक्तों के भेष में इसलिए इंदौर आश्रम भेजा गया ताकि वह आसाराम की अरेस्ट के लिए एक ग्राउंड वर्क करके आए। किस तरह आसाराम को अरेस्ट किया जाए और कितना रिस्क रहेगा, भंवर सिंह को आसाराम को जोधपुर पुलिस के आगे हाजिर होने का समन भी देने का काम दिया गया। अजय लांबा अपनी किताब में लिखते हैं कि इसी दौरान मुझे पता चला कि यह सच है कि दिल्ली में आसाराम के कहने पर ही पीड़ित के पिता को मिलने नहीं दिया गया था। यह आदेश आसाराम ने ही दिए थे कि पीड़ित और पीड़िता के पिता को आसाराम से मिलने न दिया जाए। इधर 15 तारीख को हुई इस घटना के बाद से ही पीड़िता और उसका परिवार कभी इधर कभी उधर न्याय पाने के लिए घूम रहा था। तो वहीं जोधपुर में इन्वेस्टिगेशन शुरू होने तक आसाराम देश के अलग अलग इलाकों में जाकर प्रवचन दे रहा था। इधर आसाराम की पीआरओ द्वारा मामले को घुमाने वाले बयान दिए जाते हैं, जिन्हें मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चला दिया जाता था। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले आसाराम की पीआरओ ने कहा कि घटना वाले दिन यानी 15 अगस्त के दिन बापू यानी कि आसाराम जोधपुर में थे ही नहीं। इस पर जोधपुर पुलिस के द्वारा बयान दिया जाता है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं कि आसाराम 15 अगस्त के दिन जोधपुर के आश्रम में ही मौजूद थे। अब आसाराम के पक्ष की तरफ से कहा जाने लगा कि हाँ, बापू जोधपुर में थे, मगर वे कभी भी विक्टिम और उसके परिवार से नहीं मिले। जोधपुर पुलिस ने इस तथ्य को भी यह कहते हुए नकार दिया कि उनके पास सबूत हैं कि आसाराम की पीड़िता और पीड़िता के परिवार से मुलाकात हुई है। इसके बाद आसाराम के पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि हाँ, बापू लड़की से मिले थे लेकिन परिवार के उपस्थिति में मिले थे। लेकिन जोधपुर पुलिस ने इस बात को भी खारिज करते हुए कहा कि इस बात के भी एविडेंस हैं कि आसाराम लड़की से अकेले में मिले थे। जब आसाराम की जल्द से जल्द अरेस्ट की खबरें जैसे आने लगती हैं, वैसे वैसे देश भर में आसाराम के भक्तों के द्वारा रैलियां निकाली जाने लगती हैं। कई जगह यह हिंसक प्रदर्शन होते हैं। पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। डीसीपी अजय लांबा अपनी किताब में लिखते हैं कि जांच के दौरान पता चला कि लड़की पूरी तरह से निर्दोष होने और निष्कलंक थी। वहीं आसाराम के बारे में पता चला कि उन्हें एक तरह से सेक्स एडिक्शन था और हर रात उनके द्वारा एक नई लड़की की डिमांड की जाती थी। आश्रम से जुड़े वे कुछ लोगों ने यह भी बताया कि आसाराम के लिए आश्रम से लड़कियां भेजने के काम में मैनेजमेंट भी लगा हुआ था, खासकर हॉस्टल वार्डन शिल्पी और आश्रम के डायरेक्टर प्रकाश। अधिकतर यह लड़कियां गरीब परिवारों से होती थी, लेकिन यह सोर्स जो पुलिस को बयान देते थे वे ऑन रिकॉर्ड आने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि इससे उनकी जान खतरे में आ सकती है। लेकिन अब आसाराम की गिरफ्तारी के लिए जोधपुर पुलिस ने कई एविडेंस जुटा लिए थे, जिनके आधार पर अब आसाराम की गिरफ्तारी होना तय था। जैसे नाबालिग लड़की की मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें यह तय हो चुका था कि हाँ, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। दूसरा, आसाराम और पीड़िता एक कमरे में मौजूद थे, इसके भी सबूत मिल चुके थे, वह भी देर रात में। तीसरा, खुद पॉक्सो एक्ट था, जिसमें पीड़िता के बयान को तब तक सही माना जाता जब तक कि आरोपी पक्ष की तरफ से उसे झूठा साबित न कर दिया जाए, जबकि अन्य मामलों में आरोपी को अपराधी साबित करने की जिम्मेदारी आरोप लगाने वाले पक्ष की तरफ से होती
होती है, लेकिन पॉक्सो एक्ट के मामले में यह जिम्मेदारी आरोपी की होती है कि वह खुद को निर्दोष साबित करे। चौथा, मोबाइल फॉरेंसिक रिकॉर्ड यानी कि कॉल रिकॉर्ड्स भी इस आरोप को सपोर्ट करते थे कि आसाराम और उसके सहयोगी आरोपियों द्वारा पीड़िता को जाल में फंसाने के लिए कॉन्स्पिरेशन की थी। इस तरह पुलिस के पास आसाराम को अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो चुके थे। अंततः डीसीपी अजय लांबा ने सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम इंदौर आश्रम में भेज दी। इसका काम था आश्रम को नोटिस देना कि वह जोधपुर पुलिस की जांच में भाग लेने के लिए आए, लेकिन आसाराम की गिरफ्तारी तो अभी बहुत दूर थी। उन्हें नोटिस देने में ही जोधपुर पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। आश्रम के बाहर मौजूद आसाराम के समर्थकों की भीड़ ने पुलिस की टीम को आश्रम में घुसने ही नहीं दिया। डीसीपी अजय लांबा अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे यह भी बताया गया कि उस समय मध्य प्रदेश के सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता उनके प्रदेश अध्यक्ष और एमएलए के नेतृत्व में आसाराम के सपोर्ट में जुलूस निकाले जा रहे थे, जिनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि पीड़िता द्वारा आसाराम बापू को फर्जी केस बनाकर फंसाया जा रहा है। साजिश के तहत एक धर्म गुरु को बदनाम किया जा रहा है और उस अपराध के लिए गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है जो उन्होंने किया ही नहीं है। उस वक्त एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार थी। वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद जोधपुर पुलिस इंदौर आश्रम में घुस सकी। आसाराम ने जोधपुर पुलिस से प्रॉमिस किया कि वह 29 अगस्त के दिन जांच में सहयोग देने के लिए जोधपुर पहुंच जाएंगे। जोधपुर पुलिस और इंदौर पुलिस ने आसाराम के जोधपुर पहुंचने की योजना को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था करना शुरू कर दिया, लेकिन 29 अगस्त के दिन आसाराम को जोधपुर नहीं पहुंचे। आसाराम का कुछ पता नहीं लगता, वो कहां फरार हो गए। जोधपुर पहुंचने के बजाय आसाराम गायब हो गए। जोधपुर पुलिस द्वारा आसाराम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया। इसके बाद आसाराम को ढूंढने की खोज शुरू हो जाती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।